सबको मेरा सबको मेरा नमस्कार। आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज की जो चर्चा होगी वह होगी उद्धरण संख्या 5404, 5424, 5445, 5530 और 5546। इन 5 कोटेशंस पे हम आज बात करेंगे। जो सबसे पहला कोटेशन है जो है 5404, वह कहता है कि पूरी दुनिया में समाज की मान्यता भ्रमपूर्ण बना दी गई है। समाज सर्वोच्च होता है और धर्म, राष्ट्र, संविधान, यहाँ तक कि भगवान भी समाज से ऊपर नहीं हो सकते। किंतु यह धारणा गलत प्रचारित की गई है। अब हम इस कोटेशन की व्याख्या करेंगे। ये जो कोटेशन कहता है कि समाज सर्वश्रेष्ठ है, समाज सर्वोच्च है, समाज के बाद ही जो बाकी चीजें हैं, राष्ट्र, धर्म, संविधान, ये आती हैं। हाँ, आजादी के बाद ये देखा गया कि हमारे राजनेताओं ने राष्ट्रवाद को बहुत महत्व दिया। राष्ट्रवाद की भावना को लोगों में जगाया गया। लेकिन दूसरी ओर जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, जो समाज हमारा है, उसके प्रति लोगों में उदासीनता पैदा की गई। लेकिन देखा जाए तो व्यवस्था के आधार पर समाज ही सबसे ऊपर है। कारण यह है कि आप राष्ट्र ले, देश, संविधान या कोई भी चीज हो, जो समाज होता है उसी की बात कही जाती है। राष्ट्र उस समाज की ही देन होता है। राष्ट्र का संविधान उस समाज ही देन होता है। इसके अलावा बाकी जो संस्थाएं हैं वो समाज से ही आती हैं। एक बात इसमें हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर हो सकता है कि सबके लिए मान्यता अलग अलग हो, परंतु अगर व्यवस्था के आधार पर हम बात करें तो समाज ही सबसे ऊपर होगा। ये तो हुआ पहला कोटेशन। जो दूसरा कोटेशन है वो है 5424। 5424 कहता है जब समाज में दुष्ट प्रवृत्तियां नियंत्रण में हो तो समाज सुधार की दिशा में पहल करनी चाहिए। किंतु जब दुष्ट प्रवृत्तियां समाज में मजबूत हो जाएं तो समाज सुधार के कार्य को छोड़कर दुष्ट प्रवृत्तियों पर नियंत्रण का उपाय करना चाहिए। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए हमें जो दुष्ट प्रवृत्तियां हैं उनके उन्मूलन का ही प्रयास करना चाहिए। समाज निर्माण का कार्य शरीफों का होता है। जो
शराफत है, उसमें समाज निर्माण का कार्य होता है। परंतु जब आपकी सामाजिक व्यवस्था खतरे में है, सामाजिक आपातकाल की स्थिति है, तो हमें दुष्ट प्रवृत्तियों पे नियंत्रण करना चाहिए। एक बात और, इस स्थिति में, सामाजिक आपातकाल की स्थिति में जो समझदार लोग हैं उनकी आवश्यकता होती है, क्योंकि जो समझदार होते हैं वही किसी समस्या का हल खोज सकते हैं। मेरा भी ये विचार है कि दुष्ट प्रवृत्तियां जो समाज पे हावी हो गई हैं, पहले हमें उन्हीं का हल ढूंढना चाहिए, उनका उन्मूलन करना चाहिए, उन्हें खत्म करना चाहिए। एक बात इसमें और आती है कि अगर राज्य ऐसा नहीं कर पाता है, जैसे कि अगर देखते हैं तो राज्य अपराध नियंत्रण में उतना सफल नहीं है, तो यह काम समाज को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। अगर हम इस सिद्धांत पे हम बात करते हैं तो हम पाएंगे कि समाज मालिक है और राज्य है उसका मैनेजर। मतलब समाज राज्य से ऊपर है। जो तीसरा जो कोटेशन है वह है 5445। जो कोटेशन है वह कहता है कि लोकहित के कार्य के कालिक अच्छे नाम देते हैं और तत्कालिक रूप से अप्रिय बना देते हैं। दूसरी ओर लोकप्रिय कार्य तत्कालिक रूप से अच्छे होते हैं, लेकिन फल उनका उतना अच्छा नहीं होता। अब हम इस पे बात करते हैं। आज की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें देखा गया है कि जो हमारी है वह लोकहित की बजाय लोकप्रिय कार्य करना चाहती है। वह चाहती है कि हम ऐसे कार्य करें जिससे हमें तत्काल फायदा हो, हमें चुनाव में जीत मिले, सत्ता की प्राप्ति हो। और यह बहुत खराब मानसिकता है। उदाहरण यह है इसका कि नाम आता है तो हर राजनीतिक दल जो घोषणाएं करती हैं वो होती हैं कि हम मुफ्त राशन देंगे, रोजगार देंगे, सबको सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन ये जो चीजें हैं कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि ये व्यवहारिक वादे हैं और ये कभी पूरा नहीं होते। हाँ, जो राज्य सरकारें हैं वह लाडली बहन योजना या सुभद्रा योजना आती है, लेकिन उसका हमारे राजकोष पे जबरदस्त भार पड़ता है। इसका परिणाम ये होता है कि राज्य आर्थिक रूप से संकट में फंस जाता है। लेकिन वही अगर कोई नेता ऐसे कार्य करे जो लोकहित में हो, तो उसे तात्कालिक रूप से अच्छा नहीं कहा जाता। लेकिन
लॉन्ग टर्म में वो चीजें अच्छी होती हैं। उदाहरण हम इसका दे सकते हैं, जैसे नोटबंदी हुआ तो तात्कालिक रूप से तो जनता को परेशानी हुई, लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके फायदे थे। लेकिन ये बात अलग है कि जो नोटबंदी हुई वह आपको उद्देश्य था, उसको वह पूरा नहीं कर पाई। ऐसे उस था या इसके अलावा और भी कई चीजें हैं सरकार की जो जाते जो वो अच्छी, से धीरे काल में इसके परिणाम अच्छे होंगे। तो सामाजिक हित के लिए ये आवश्यक है कि जो हमारे राज्य हैं या सरकार है, ऐसी नीतियां बनाए जो लोक हित में हो। केवल योग्यता के आधार पे जो हम फैसले लेते हैं, उससे देश और समाज का नुकसान होता है। जो अगला जो कोटेशन है वह है 5530। यह कहता है अपराध की अनिवार्य शर्त है बल प्रयोग अथवा धोखाधड़ी। शोषण लेना बल होता है, हाँ छिपाओ। यह जो है हमारे समाज में शोषण की बात करता है। आमतौर से देखा गया है कि हम हमारे यहाँ जो शोषण है उसको अपराध मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब हम किसी का शोषण करते हैं तो उसके साथ हम बल प्रयोग नहीं करते। उसे हम जो उसकी मजबूरी है या लाचारी है, हम उसका फायदा उठाते हैं। मान लिया, उदाहरण मैं देता हूं, बॉलीवुड में या फिल्म इंडस्ट्री में कोई महिला जाती है काम मांगने। जो उसका डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है वह कहता है कि आपको इंगेजमेंट करनी होगी, आपको फेवर करना होगा और आपको फिल्मों में काम मिल जाएगा। देखिए, ये तो एक यानी और देने का मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो इच्छा के बगैर कोई काम हो रहा है। अगर इसे हम शोषण कह सकते हैं, इसे हम अपराध नहीं कर सकते। एक और उदाहरण है कि मान लें कि हम किसी फैक्ट्री में काम करते हैं या कंपनी में काम करते हैं, हमें सैलरी कम मिलती हैं, जो काम के घंटे हैं वो अधिक हैं, तो ये शोषण है। लेकिन ये अपराध नहीं है, क्योंकि इसमें जो फैक्ट्री का मालिक है वो जोर जबरदस्ती नहीं करता। हमारी मजबूरी है कि हमें नौकरी वहां पे करनी है। जो अगला जो कोटेशन है वह है 5546 से। देश का प्रत्येक व्यक्ति तीन प्रकार के शोषण से प्रभावित है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यहाँ पे जो बात कही गई है वहां यहाँ कहने का मतलब यह है कि आजादी के बाद
सामाजिक और आर्थिक शोषण निश्चित रूप से कम हुआ है, लेकिन राजनीतिक शोषण बढ़ गया है। ये बात सही भी लगती है, क्योंकि जो राजनेता हैं वो हमारा भावनात्मक शोषण करते हैं, वोट देते हैं। वोट देने के बाद वो जब सरकार बनाते हैं तो वे अपनी मनमानी करते हैं, और ये हमारी मजबूरी भी है। आखिर आखिर हमें तो वोट देना है, शासन व्यवस्था में हिस्सा लेना है, तो आंतरिक शासन है। तो इसमें जो राजनेता हैं वह हमारा शोषण करते हैं, हमें बेवकूफ बनाते हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर अपनी रोटियां सेकते हैं। तो ये था आज का विषय परिचय। हमने अपनी क्षमतानुसार अपनी बात को रखा। आप लोगों ने इसे सुना। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। जी मोहन जी बताइए, कुछ कह रहे हैं। हेलो। जी बताइए मोहन जी। सभी विद्वत साथियों का सादर नमस्कार है। आज का जो विषय आदरणीय ने रखा है कि पूरी दुनिया में समाज की मान्यता भ्रमपूर्ण बना दी गई है। समाज सर्वोच्च होता है, राष्ट्र, धर्म, संविधान, यहाँ तक कि भगवान भी समाज से ऊपर नहीं हो सकते। किंतु गलत धारणा आधारित कर दिया गया है। तो हम ये देखते हैं कि समाज जो है ये अमूर्त रूप में होता है और संपूर्ण व्यक्तियों के समूह को समाज माना जाता है। अब ये संपूर्ण व्यक्ति जो हैं, ये पूरे जो 750-800 अरब जो व्यक्तियों का समूह है, संपूर्ण व्यक्तियों का समूह, इसी को हम समाज कहते हैं। तो समाज का तो कोई मूर्त नहीं रूप होता है, लेकिन इसका अंतिम इकाई व्यक्ति होता है। व्यक्ति का मूर्त रूप होता है। इसके बाद जो है तो बीच में जो व्यवस्था के अनुसार जो है समाज का प्रकार या भाग हुआ है। तो समाज का प्रकार और भाग हो सकता है, लेकिन व्यक्ति का प्रकार भाग नहीं हो सकता है। व्यक्ति जो है व्यक्ति ही रह सकता है। तो समाज जो है वो कई राष्ट्रों में विभक्त हो सकता है। समाज जो है प्रांतों में विभक्त हो सकता है। समाज जो है जिला, गांव और व्यक्ति के ऊपर अंतिम इकाई परिवार के रूप में विभक्त हो सकता है। लेकिन
समाज जो है वो संपूर्ण समूह का होता है और इस समूह में जो मानव के रूप में इस पृथ्वी पर जब अधर्म हो या आताताई हो, अत्याचारी हो, राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, जिनका की आतंक, अत्याचार और अनाचार जब चरम सीमा पर पहुंच जाता है, उस समय अगर कोई अवतारी पुरुष के रूप में या कोई नबी के रूप में या कोई ईश्वर के पुत्र के रूप में या कोई ईश्वर के भेजे हुए पैगंबर के रूप में भी अगर पृथ्वी पर आते हैं तो वो मनुष्य के रूप में ही आते हैं, व्यक्ति के रूप में भी आते हैं और इन व्यक्तियों को ही मिलाकर के संपूर्ण समाज का समूह है। तो हम ये देखते हैं कि चाहे कितना भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, लेकिन वो समाज के अंदर ही आता है। अब जहां तक हम देखते हैं कि कोई धर्म को सर्वोच्च मानते हैं, कोई राष्ट्र को सर्वोच्च मानते हैं, तो कोई जब किसी व्यक्ति विशेष पर अंधभक्त पूरा राष्ट्र हो जाता है तो उसी को सर्वोच्च मानने लगते हैं। लेकिन हम जो धर्म को देखते हैं, जो धर्म के आधार पर कोई राज्य चलता है, तो धर्म संस्था नहीं, वो संगठनात्मक रूप रहता है और वो पूरे मानव समाज का हित नहीं सोचता है। अगर कोई राष्ट्र को ऊंचा सोचता है तो राष्ट्र केवल राष्ट्र को ही समझता है, पूरे विश्व को नहीं समझता है। वो केवल अपने राष्ट्र का ही हित देखता है। तो हम ये देखते हैं कि समाज का धर्म जो है या राष्ट्र जो है, समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए, समाज की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए एक सहायक संस्था के रूप में तो हो सकता है, लेकिन समाज से ऊपर नहीं हो सकता है। कि संपूर्ण समाज ही जो है वो संपूर्ण मानव का कल्याण के बारे में सोचता है। मानव को छोड़कर जो भी अगर जड़ भी हैं उनके बारे में भी सोचता है। मनुष्य तो चेतन और जड़ दोनों को बारे में ये समाज जो है सबके कल्याण के बारे में सोचता है। तो जब हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें जो है समाज जो है वो सबसे ऊपर समझ में आता है। अब जो है सो दूसरी बात है कि जब समाज में दुष्ट प्रवृत्ति के लोग नियंत्रण में रहते हैं तो समाज में सुधार होता है और दुष्ट प्रवृत्तियां समाज में मजबूत हो जाए तो समाज सुधार के कार्य को छोड़कर दुष्ट प्रवृत्तियों पर नियंत्रण का करना का उपाय चाहिए। तो है का कि अगर आप समाज में धर्म को और राष्ट्र को, आर्थिक स्थिति को, इन सब को अगर विशेष
पावर दीजिएगा, इनको विशेष महत्व दीजिएगा, तो ये जो है तो सत्ता को केंद्रीयकरण का प्रवृत्ति इनमें जागृत होने लगता है। और जब सत्ता का केंद्रीयकरण का प्रवृत्ति जागृत होता है तो ये अपराधी प्रवृत्तियों को संरक्षण देने लगते हैं। और जब अपराधी प्रवृत्तियों को राज्य ही अगर संरक्षण देने लगेगा तो अपराध फिर कहां से रुकेगा? जबकि राज्य का काम है कि आपराधिक प्रवृत्तियों के लिए कड़ा से कड़ा दंड जो है निश्चित करे और उसको प्रभावी करे, ताकि अपराधी प्रवृत्तियों को जब दंड दिया जाए तो उससे अन्य अपराध करने वालों का मनोबल टूटे, तब राज्य में जाकर के न्याय और व्यवस्था लागू होगा। लेकिन जब संरक्षण राज्य ही जो है इनको देने लगेगा तो फिर अपराधी प्रवृत्ति जो है वो उसका विस्तार ही होगा। अब एक बात है कि जो लोकहित का कार्य होता है, तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि सत्ता अपना स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार के लालच जो है वो समाज में दे रहे हैं लोग, और उससे जो है उनको फायदा भी हो रहा है और तत्काल के लिए वो गद्दी नशीन भी हो जा रहे हैं। कंपटीशन में जो है सुविधा देने का कंपटीशन चल रहा है। कोई कह रहा है कि हम महिलाओं को 1,000 रुपया महीना देंगे, कोई उसी को 2,000 कर रहा है, कोई 2,500 कर रहा है, कोई 3,000 कर रहा है। लेकिन जब वो सत्ता नशीन हो जाते हैं और जब उसको उस सुविधा जो उन्होंने वादा किया है जब उसको पूरा करने की बात आती है तब वो किसी दूसरे विभाग के तनख्वाह को रोक लेते हैं, कहीं दूसरे विभाग का जन कल्याण का काम चल रहा है उसको रोक लेते हैं, सुरक्षा का और न्याय में जो खर्च होना चाहिए उस पैसा को रोक लेते हैं, सीमा सुरक्षा के लिए अगर खर्च होना है तो उसको रोक लेते हैं। अगर इसको नहीं रोकते हैं तो वो रिजर्व बैंक से या विदेश से या किसी कंपनी से इतना मोटा कर्जा ले लेते हैं कि उस कर्जे का ब्याज का भुगतान जो करना पड़ता है उसके फंड के लिए फिर वो परेशान हो जाते हैं। उसका दीर्घकालिक नुकसान होता है कि जब इसमें ये फेल हो जाते हैं और अगले पंचवर्षीय में इनकी सत्ता चली जाती है तो जो सत्ता पर दूसरा सरकार आता है उसको इनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर हम तत्कालिक फायदा को नहीं देखते हैं तो हम ब्याज के भरने से बचते हैं और हमारी जो है समृद्धि राज्य की बढ़ती है तो उससे धीरे धीरे जो है हम प्रोग्रेस और विकास की ओर जाते हैं, जो दीर्घ काल में उसका हमें पूरा जो है फायदा मिलता है और कभी टूटने की स्थिति नहीं रहती है। अब एक पॉइंट ये है कि हम जो शोषण की स्थिति देखते हैं
तो शोषण के स्थिति में चाहे तो कोई जो है आपराधिक प्रवृत्तियों के द्वारा, जो हम लोग 5 मानते हैं, उसके द्वारा अगर कोई शोषण समाज में किया जाता है तब तो हम उसको अपराध मानेंगे। लेकिन जहां पर हम देखते हैं आजकल, अगर मान लीजिए उद्योगपति है, कोई कारखाना चला रहा है, कोई व्यवसायिक अपना व्यापार चला रहा है और उसको उसके लिए जो है श्रमिक की आवश्यकता है, मजदूर की आवश्यकता है, और अगर मजदूर और उद्योगपति में सहमति के साथ, वास्तव में मजदूर को 500 रुपया रोज मिलना चाहिए, लेकिन सहमति के साथ अगर 300 रुपया रोज में वो काम करने के लिए सहमत है, क्योंकि उसको 300 रुपया रोज में भी कहीं काम नहीं मिल रहा है, तो वो अपने बाल बच्चा का भरण पोषण कैसे करेगा। सरकार जो है वो मजदूरी का रेट तो वो 500 रुपया निर्धारित कर दे, लेकिन वो 200 रुपया रोज में भी काम देने के लिए तैयार नहीं है, केवल कानून बना दिया। लेकिन उद्योगपति 300 रुपया पर डे पर काम देने के लिए तैयार है और पैसा भुगतान भी कर रहा है। तो इसमें मजदूर का शोषण तो हुआ, ये कार्य अनैतिक हो सकता है, असामाजिक हो सकता है, लेकिन आपराधिक नहीं है। तो अगर दोनों के सहमति से कोई कार्य होता है तो इसमें कहीं पर भी शोषण की बात नहीं आती है, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो। और अगर किसी को मजबूर करके, मार के, पीट के या उसको बेबस करके, विवश करके अगर काम कराया जाए तब ये आपराधिक में हो सकता है, लेकिन सहमति से कराने पर कोई आपराधिक नहीं है। अंतिम बात है कि जब स्वतंत्रता से पूर्व में था कि हम गुलाम थे, तो जब हम गुलाम थे तो उस समय समाज में या जो भी हम पर शासक करने वाला था तो किसी प्रकार का हमारा शोषण करता था, तो उसको हमको बर्दाश्त करना था, उससे समझौता करना ही था, चाहे वो आपराधिक हो, अनैतिक हो, असामाजिक हो। लेकिन जो स्वतंत्रता बाद में जो है तो सामाजिक शोषण तो कम हो गया, आर्थिक शोषण जो है उस समय होता था वो कम हुआ, लेकिन राजनीतिक रूप में समाज में कानून की जो है वो पूरा समाज पर इतने कानून बना दिए गए कि व्यक्ति जो है वो शोषण होने के लिए मजबूर है। अगर वह शोषण होने से किसी प्रकार का कुछ अगर अपने बुद्धि बल से काम नहीं करता है तो फिर राजनीतिक हथकंडों का, चाहे उनको गुंडे का शिकार होगा या राजनीतिक तंत्र का शिकार होगा। तो राजनीतिक रूप से जो है सत्ता का जो केंद्रीयकरण हुआ तो उसमें व्यक्ति, परिवार और समाज जो है इसका कोई स्थान ही नहीं रह गया। केंद्र जो है और सत्ता जो है और तंत्र वही सब कुछ हो गया। तो आज का स्थिति यही है कि सत्ता का केंद्रीयकरण हो रहा है और सारा समाज जो है सत्ता पर डिपेंड है। सत्ता पर बैठने वाला जो तंत्र है अब उसके नियत के ऊपर समाज, व्यक्ति और परिवार रह गया है। वो उसको राहत देगा या तानाशाही की तरह उसको उपयोग करेगा। तो इससे अब जो भी है वो
तंत्र के संचालक के ऊपर रह जाता है। मैं अपनी बात को यहीं विराम जी दूंगा और साथी जो है सो जी, अपनी धन्यवाद। बात को रखेंगे। धन्यवाद। बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। कोई भी साथी शुरू करे। चलिए, मैं थोड़ा सा जो है पहले नंबर का जो कोटेशन है उस पर बात रख देता हूँ, क्योंकि कोटेशन काफी सारे हैं और सभी साथियों को समय चाहिए। तो इसीलिए मैं केवल समाज की जो मान्यता भ्रमपूर्ण बना दी गई है। पिछले कुछ समय में मैंने देखा कि जो परिस्थितियां हैं, समाज की विकृत परिभाषाएं भी हैं और सामाजिक एकजुटता हो क्यों नहीं पा रही है, इसके कारणों पर जब हम विचार करते हैं, कहने के लिए तो हम तो कह देते हैं कि दुनिया के सभी 800 करोड़ लोगों का समूह है, वह समाज है, जिसे हम मनुष्य समाज कहते हैं, मानव समाज कहते हैं, और ये ठीक भी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं दुनिया भर में वर्चस्ववाद की जो लड़ाई चल रही है, दो देशों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। वो सत्ताओं का संघर्ष कहिए, वो जो इनके प्राकृतिक संसाधन है उसके लिए संघर्ष कहिए, या जो भी वर्चस्ववादी और सामंतवादी व्यवस्थाएं हैं, वह सामाजिक एकजुटता के लिए घातक दिखाई देती हैं। अब आप उसे राज्य के स्तर पर समझिए, राष्ट्र के स्तर पर समझिए, या अन्य किसी स्तर पर, लेकिन दुनिया तो स्पष्ट रूप से जो है कई भागों में बटी हुई दिखाई देती है। ये एक सामाजिक एकजुटता की जब बात आती है कि हम सभी सामाजिक लोग एक तरफ हो जाए, तो जैसे ही राष्ट्र के साथ जुड़ जाते हैं, वहां समाज के प्रति भाव जो है वह कम हो जाता है और राष्ट्र के प्रति अधिक हो जाता है। दूसरा जो हम देखते हैं, कल जो इटावा के उत्तर प्रदेश के इटावा में जो घटना घटी, जब हम इस प्रकार की घटनाओं को देखते हैं तो वहां भी प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर यह समाज की स्थिति किस दिशा में जा रही है। हम कहने के लिए तो कह देते हैं कि समाज मजबूत तो होना चाहिए, लेकिन समाज में अगर इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो जाहिर सी बात है कि कुछ गिद्ध ऐसे भी बैठे हैं जो उन राजनीतिक घटनाओं का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये बात ठीक है कि इस प्रकार की घटनाएं अब बहुत कम हुई हैं, लेकिन ये भी बात ठीक है कि हम ही लोग जो हैं वह राजनेताओं को अवसर देते हैं। अगर इस प्रकार की घटना एक भी होती है तो अपनी जो पॉलिटिक्स चमकाने का और बाकी सबको की सहानुभूति लेने का जो अवसर है वह प्राप्त हो जाता है। और इस घटना में खास तौर से ये दिखाई देता है कि जो हिंसा करने वाला ये पक्ष है, या जो पक्ष गलत करता है, उसका भी लोग समर्थन करने के लिए, बचाव करने के लिए खड़े हो जाते हैं, जबकि उसकी आलोचना करनी चाहिए, भले ही वह किसी भी वर्ग से हो। लेकिन यह किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है, पूरी दुनिया की यही स्थिति है। यह जो वर्चस्ववाद की लड़ाई है, जो श्रेष्ठता का जो अहंकार है, यही अहंकार कभी यहूदियों में दिखता था, कभी मुसलमानों में दिखता था, आज यही जो है इस देश के सवर्णों में दिख रहा है। और यही जो है शूद्रवाद के रूप में जो राजनीतिक सत्ता जिन्होंने बना ली है, वो भी इसी दिशा में बढ़ रहे हैं। अर्थात उनका भी पूरा एक लक्ष्य होता है कैसे भी समाज को टकरा करके अपने राजनीतिक रोटी सेकी जाए। तो अवसर देने वाले तो हम ही लोग हैं। ये दूसरी घटना मैं देखता हूं जो कुछ दिनों में घटित हुई है। तीसरी घटना मैं बताता हूं। पिछले रविवार को मैं जो है देहरादून आर्य समाज में पहुंचा। हमारा 28-29 तारीख को एक कार्यक्रम है 2 दिवसीय वैदिक सत्र का, और मैं पहुंचा था प्रचार के लिए। कुछ देर मुझे बोलने के लिए दिया गया और मैंने अपनी बात रखी। उसके बाद जो वहां के निर्मातृ सभा के जो अध्यक्ष हैं मुझे कहते हैं कि आर्य जी, आप यह सब काम छोड़ दीजिए जो आप कर रहे हैं, मीटिंग वगैरह कर रहे हैं, जो चर्चा करते हैं, आप हम लोगों के साथ लग जाइए। ये काम हो गया तो सारा कार्य अपने आप हो जाएगा। तो मैंने कहा कि मैं सब कुछ आप लोगों के लिए क्यों छोड़ दूं? बाद में कितने लोग ऐसे होंगे जो इसको सीखने वाले होंगे। तो वहां भी मैं देखता हूँ कि वो लोग अपने अपने से जो है जोड़ने का प्रयास करते हैं। और मैंने कुछ सुझाव दिए तो उन्होंने कहा आपके सुझाव तो ठीक हैं, लेकिन ये ऊपर से आदेश आया है आचार्यों का, तो आचार्यों ने जैसा बनाया है वैसा ही बायलॉज हम लोग दे रहे हैं।
तो मैंने कहा कि फिर ये तो वही संगठन की स्थिति हो गई कि जहां ना वैचारिक स्वतंत्रता है, न तो जो है अपनी बात रखने का अधिकार है। तो यहाँ तो हम संगठनों की तरफ ही बात चल रहे हैं, जहां से एक आदेश आता है और सब उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये तीसरी घटना मैं देखता हूँ कि वहां पर भी मैंने ये बात रखी कि समाज जब टूट रहा है तो समाज को टूटने वाले कारणों पर भी विचार करना चाहिए। हम एक ही दिशा में क्यों कार्य करें? आप ये चाहते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ करके आपके साथ लग जाऊं और एक ही दिशा में लगे रहूं। तो मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता, मैं स्वतंत्रता पूर्वक काम करता हूं और जैसे मेरे को लगेगा मैं वैसे ही काम करूंगा, जितना हो सकेगा उतना करूंगा। चाहे किसी भी आप आचार्य से फोन करने के लिए कहिए, मैं अपनी क्षमता और अपने समय के अनुसार काम करने के लिए स्वतंत्र हूँ। तीसरी बात, जो एक घटना और मैं बताता हूँ। आज दो लोगों से मेरी चर्चा हुई। एक तो विपुल जी से जब मेरी बात हुई, तो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो कुछ दिन पहले एक जो है सब्जेक्ट आया था। तो हमारी जो साक्ष्य अधिनियम संहिता है 1872 का, जो धारा 112 है, उस पर हम लोगों की बात चल रही थी। और उसके बाद मेरे एक मित्र हैं मनीष नेगी जी, वो जो है पेशे से वकालत कर रहे हैं। तो उनसे मैंने इस विषय पर बात करी। तो उन्होंने मुझे इस संदर्भ में काफी हमारी बातचीत हुई और बातचीत करते करते समाज पर पहुंची। तो फिर मैंने समाज पर ही जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने एग्री किया कि आप जितनी बातें कह रहे हैं वो सारी की सारी समाज के संदर्भ में बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने कहा वास्तव में आप जो व्यवस्था कह रहे हैं उसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए और आप लोगों का प्रयास बड़ा अच्छा है। तो जितने भी तर्क दिए गए वो सबसे सहमत थे। उसके बाद मेरे एक और मित्र हैं, आज प्रचार के संबंध में उनसे मेरी बात हुई, देहरादून से हैं आर्य राजू जी, उनसे मेरी बात हो रही थी। उनसे जब मैंने आर्य समाज शब्द के विषय में कहा कि यहाँ समाज का आप अर्थ क्या लेते हैं, क्या आप इन्हीं लोगों को समाज मान रहे हैं या विश्व के सभी लोगों को मान रहे हैं या भारतीय समाज को भी समाज मान रहे हैं? बाद में काफी लंबा चर्चा हुई और उन्होंने भी सहमति की कि आप जो बातें कह रहे हैं वह ठीक है। और ऋषि दयानंद भी कहीं नहीं चाहते थे कि कुछ लोगों को लेकर मुट्ठी भर लोगों को समाज की स्थापना की जाए। वो तो ये चाहते थे कि विश्व समाज के लोग एकजुट हो, लेकिन उनको मानने वालों ने उनसे आग्रह करके एक समाज का निर्माण कर दिया, जिसका परिणाम ये निकला कि समाज भी आज जो है वो उनको एक अलग दृष्टिकोण से देखता है या उनके लिए एक वैमनस्यता का भाव पाल लेता है। तो ये जब मैं घटनाएं देखता हूँ या आज हमारे यहाँ जो बहुजन समाज की स्थिति बनी हुई है, उन्होंने एक अपना एक अलग ही समाज बना लिया है। तो जब जातियों के आधार पर होगा, भाषाओं के आधार पर होगा और श्रेष्ठता के अहंकार के सिद्धांत पर होगा और बहुत सारी बातें जो हैं वो देखता हूँ, चाहे विश्व स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर पर हो, तब मुझे समझ में आता है कि वास्तव में इस समाज को एकजुट कर पाना जो है इतना सरल नहीं है। और हमारी ही समस्याओं का जो लाभ है वह राजनीति उठा रही है। यानी हम लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ियां निरंतर कर रहे हैं, लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि सारी समस्याओं का समाधान जो है वह राज्य ही करे, क्योंकि सामाजिक समस्याओं का जब संवैधानिक समाधान करने का प्रयास किया जाता है तो वहां कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि राज्य अपना वोट बैंक साधता है और समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। अर्थात राज्य किसी समस्या को सुलझाना नहीं चाहता है, वो तो चाहता है समस्या बनी रहे। और जो समाज है वो कुछ ना कुछ ऐसी गलती करता है जिससे राज्य को अवसर प्राप्त हो जाता है। तो ये जो पहला जो बिंदु लिखा है कि समाज से ऊपर धर्म, जाति, भाषा, राष्ट्र, तो ये पूरी दुनिया में ऐसा ही दिखाई दे रहा है। जो लोग धार्मिक स्तर पर बात करते हैं वो लोग श्रेष्ठता के अहंकार से डूबे हुए हैं। और मैंने एक बात ये भी आज जो है अपने मित्र से कही कि ठीक है आप श्रेष्ठ हैं, तो आप खुद को क्यों श्रेष्ठ कहते हैं? ये बात अगर मैं कहूँ, दूसरा व्यक्ति कहे, तब तो समझ में आता है। श्रेष्ठता का भाव होना और श्रेष्ठता का अहंकार होना, ये दोनों बड़े अलग चीजें हैं और ये भी समाज के लिए जहाँ श्रेष्ठता का अहंकार होता है वो घातक सिद्ध हो जाता है। मैं कहता हूं आपका आचरण अच्छा है, सभ्य है, तो मैं आपकी प्रशंसा करूंगा। आप स्वयं की प्रशंसा में, आत्ममुग्धता में डूबे हुए हैं, इसका क्या लाभ है? और इससे आप दूसरों को नीचा समझते हैं, निकृष्ट समझते हैं, ये भावना अच्छी नहीं है। तो दो लोगों से मेरी बात हुई और दोनों लोगों ने पूर्ण सहमति दी कि हाँ आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है, हम लोगों को और व्यापक स्तर पर विचार करने की आवश्यकता है, तभी जो है हम लोग समाज को एकजुट कर पाएंगे। तो ये कई सारे कारण देख रहा हूं मैं जिससे सामाजिक एकजुटता को नुकसान पहुंच रहा है। मैं इसी कोटेशन पर मैंने अपनी बात रखी है, बाकी के जो साथी हैं वो अपनी बात रख सकते हैं। जी धन्यवाद। बताइए आचार्य जी। प्रणाम बाबा, सभी साथियों नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मैं प्रश्न रखता हूं
व्यक्ति का द्वंद्व कहाँ से शुरू होता है? बहुत छोटी सी बात है और इस पर हमें पुनः विचार कर लेना चाहिए कि व्यक्ति के अंदर द्वंद्व की शुरुआत ही कहाँ से होती है। हम अलग अलग अपनी व्याख्याएं कर सकते हैं, अलग अलग अपने मत प्रकट कर सकते हैं, पर मैंने हमेशा कहा है कि मत प्रकट करने का एक लॉजिक, एक तर्क, एक सैद्धांतिक आधार होता है। वो सैद्धांतिक आधार समाज से छूटा और समाज से छूटने के बाद अपने मन का, मनमुखी जिसको हम कहते हैं, वो मान लिया गया। उसी आधार पर समाज का विभाजन। दूसरी में जो गुण आप कह रहे हैं, जिस तरह से विभाजन, समाज को एकजुट करना, तो ये तो ठीक है। मैं तो पशुओं में भी आधार देखता हूं। एक ही जाति के पशुओं में भी ग्रुप होते हैं, झुंड होते हैं और अपना क्षेत्रफल होता है। बात आती है वैचारिक धरातल पर, तो हमारे यहाँ ये परंपरा रही थी, शास्त्रार्थ परंपरा या फिर विचार मंथन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये तो कभी बंद हुई नहीं थी। और ये बंद किसने की है? तो आर्य समाज को तो एक तरह से, अगर आप, आर्य समाज आज भी चाहता है कि आइए बैठिए विचार विमर्श करें और वो और शास्त्रार्थ करें, परंतु आप जब कोई तर्क आधारित बात ना रखेंगे या कोई सैद्धांतिक बात नहीं आएगी और मनमुखी होकर के उसका कि नहीं साहब ये भी हो सकता है, कि नहीं साहब ये भी हो सकता है, तब यहां पर कैसे स्थिति बने। दूसरी एक बात मैं कह रहा हूं कि जो इटावा की घटना की आपने जिक्र की, क्या कभी आपने आर्य समाज के मंच पर यह सुना किसी प्रचारक के द्वारा या प्रचारक से प्रचारक के द्वारा, किस अधिकारी से आप किस जाति से हैं, कभी ये द्वंद्व, कभी ये इस तरह का समाज में आया? कभी कभी वैदिक विचारधारा के व्यक्ति पर, यानी जो प्रचारक टाइप का रोग रहा है, किसी, वो ठीक है गलत हम उसको कह सकते हैं, हमारी नजर में ये तो एक वो बन गया है, लेकिन कभी आपने बहुत अच्छे स्तर से एक चरित्र हनन का कभी किसी पर दाग लगा है? कोई इतिहास में अगर कोई प्रमाण हो तो मुझे दीजिएगा। दूसरी बात यह है कि जैसे मेरी कल भी आपकी बड़ी डिबेट हुई थी फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तब वहां तो आप शुरू में यही कह रहे थे जैसे अभी कह रहे हैं कि आप ठीक कह रहे हैं आचार्य जी, बात तो आपकी ठीक है। जब बात ठीक है हम फिर भी नहीं मान रहे हैं, तो एक दूसरा आधार हमारा बनता है, जहां आपने कही थी कि श्रेष्ठता की बात जो आती है, तो श्रेष्ठता का गुण जो है वो मनुष्य का नहीं होता है, योग्यता का होता है, और योग्यता दर्शाई नहीं जाती है, व्यक्ति या समाज महसूस करता है। मैं लगभग महीने में 2-4 कार्यक्रम छोटे और एक आध बड़ा कार्यक्रम अटेंड करता हूं, जो हजारों लोगों के बीच में पहुंचता हूं। यदि किसी भी तरह की श्रेष्ठता का भान मेरे द्वारा, मेरे व्यक्तित्व के द्वारा लोगों में दिखाई देगा, तो क्या वो उसको स्वीकार करेंगे? क्या वो उसको बुलाएंगे? दूसरी चीज एक और आ जाती है कि वैचारिक धरातल पर सामाजिक स्थिति हम देख रहे हैं, ये बिल्कुल मैं इससे सहमत हूं कि एक तरह से बिल्कुल समाप्त सी हो गई है, या किसी तरह का एक वो हो गया है। क्या आप मतलब एक व्यक्ति अगर अध्यापक को बिठाला जाए, जैसे आज अभी हम 16 लोग जुड़े हुए हैं और 16 लोगों में ये स्पष्ट ना हो कि सही क्या और गलत क्या है, फिर कहेंगे साहब हम और आप निर्णय करने वाले होते कौन है? जब मनुष्य की इकाई स्वयं निर्णय नहीं करेगी या सार्वभौमिक रूप में नहीं करेगी, जो है ऋषि दयानंद का एक सिद्धांत आता है कि एक व्यक्ति कह रहा हो वो बात सही हो सकती है और 100 लोग कह रहे हो वो बात गलत हो सकती है सैद्धांतिक दृष्टि से, लेकिन हम समाज के बहुमत के आधार पर मानते हैं। तो इन चीजों का आधार जो है वो कहीं कोई सामाजिक व्यवस्था के आधार पर मैं नहीं देखता, वैचारिक आधार पर मैं नहीं देखता। दूसरी चीज एक और आती है, सामाजिक व्यवस्था के आधार पर मैंने जो मान लिया वही ठीक है, अंतिम है। तो ये भाव जो जागृत है, बल्कि मैंने मान लिया वो अंतिम नहीं है, अंतिम ले आइए कोई आधार जो सामाजिक हो, व्यवहारिक हो, न्यायिक हो, वैज्ञानिक हो, तार्किक हो, धार्मिक हो, आध्यात्म, अरे कुछ तो लाइए बीच में। भाई समाज में कहीं भेदभाव उत्पन्न कर रहा है, भैया ये बात ठीक नहीं है, ये बात भाई न्याय नहीं कर रही है, पक्षपात कर रही है, बात ठीक नहीं है, ये व्यवहार में योग्य नहीं है, तो वो बात ठीक नहीं है। भाई ये वैज्ञानिकता के आधार पर भी ठीक नहीं लग रही है, भाई ये तर्क से भी पूर्ण नहीं हो रही है, भाई ये धार्मिक भी इसमें नहीं जच रहा है, इसमें आध्यात्मिकता का जो मान ली, आप मानिए मत मानिए,
लेकिन कोई जो बनाया गया है, चाहे मुस्लिमों के द्वारा, हिंदुओं के द्वारा, कि भाई वहां स्वर्ग होता है और यहाँ पे जन्नत होती है, तो उसके आधार पे भी आध्यात्मिकता को मानेंगे, बड़ा स्पष्ट हो जाता है। लेकिन जब दूसरे जो बेमनस्ता समाज में फैली हुई है, इसका कारण केवल यही है, मनमानी। और मनमानी का आधार देखिए, आप गीता में जाएंगे, जो घटना हुई है इटावा की, अगर ये पूछ लिया जाए कॉपीराइट, ठीक है, पहली बात तो जाति की होगी, हाँ, अगर उनका कोई चरित्र हनन था, कोई इसकी थी, तो आपको पहले दिन ही इसकी, और विद्वान की या व्यक्ति की या जो एक बात आई है पहचान की, तो शास्त्र तो स्पष्ट कह देता है। अरे मनु महाराज ने 2 शब्दों में बात को खंडन कर दिया, पूरी व्यवस्था को। आचार हीनम न पनंतु वेदा, जो सदाचार से व्यक्ति गिर गया उसको वेद पवित्र नहीं कर सकते। अब सदाचार मेरा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है मान्यता है, मतलब व्यक्ति जो है, जो मुझे सुटेबल होगा वो मैं खा रहा हूं, जो सुटेबल आपको वो अलग। लेकिन वहां फिर कहा, फिर भाई क्या है, जो वेद पवित्र नहीं कर सकते, तो कहते हैं सदाचारो प्रथमो धर्म, आचारो प्रथमो धर्म। व्यक्ति की पहचान तो सदाचार से ही होगी। उसकी वाणी की पहचान क्या होती है? वाणी की पहचान केवल व्याकरण करता है, बाकी तो हम लोग कहते हैं उसकी वाणी स्पष्टता करती है, शब्द उसके स्पष्टता करते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण स्पष्टता करता है, उसकी विद्वता की। दूसरी आ जाती है हमारी व्यवहारिकता की बात, समाज में वो स्पष्ट कर देता है। दूसरी चीज है कि सदाचार ही व्यक्ति का है जो विद्वता की स्थिति को सिद्ध करता है। बाकी तो जानकारी हो सकता है कुछ मेरी कम हो, आपकी ज्यादा हो, कोई विषय आपका विशेष हो, मेरा कम हो, तो इन चीजों का आधार जो है वो नहीं होता है। दूसरी एक चीज होती है कि जहां पर न्याय करने वाले लोग, चाहे राज्य को मान लीजिए, समाज को मान लीजिए, जो गलत को गलत नहीं कह पाते, वहां द्वंद्व खड़ा होता है। जो सही को सही, गलत को गलत नहीं कह पाते, वो द्वंद्व खड़ा होता ही है वहां पर। ये समाज की स्थिति आज बनी हुई है, चाहे पंचायत के आधार पर देख लीजिए, राज्य के आधार पर लीजिए, आपने स्पष्ट कर ही दिया कि राज्य जो है उसमें वो देखता है। पर क्या समाज में ऐसे लोग हैं जो सही को सही और गलत को गलत कह पाए? हमारे बीच में 16 लोग जुड़े हैं, क्या ऐसे हैं? तो वो सारी चीजों का स्पष्टता के आधार पर कहीं जब निर्णय नहीं होगा, समाज में इसी तरह का जो है एक द्वंद्व खड़ा रहेगा, न समाज कहीं आधार रहेगा। भाई मैंने आचार्य अनंत प्रसाद के लिए बहुत पहले एक डिबेट में बोल रहे थे, जब समाज की बात आई थी कि समाज और ये सब और इस तरह की बातें, तो वहां पे बहुत अच्छा उन्होंने कहा, अरे भैया समाज कहेंगे किसको? क्या इस झुंड को जो मानव को देख रहे हैं उसी को समाज मान रहे हो, या समाज की जो है? आज भी याद है आप कई लोग, 16 लोगों में से कुछ लोग हो सकता है नहीं जुड़े हों, कुछ लोग उसमें से जुड़े हुए हों, हम लोगों के जवाब नहीं थे। आदरणीय नरेंद्र जी ने एक प्रश्न किया था, कभी बीड़ी पीना उनकी स्वतंत्रता है, तो लेकिन बीड़ी पीना स्वतंत्रता है उसकी, ठीक है, तो लेकिन वो धुआं छोड़ेगा तो समाज के लिए तो उसका, तो तुरंत वो वहां पर चुप हो गए, बोले नहीं नहीं ठीक ठीक, बात आपकी सही है। तो इन आधारों का भी तो हमारा कुछ आधार होना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था के लिए कुछ ना कुछ वैचारिकता, और वैचारिकता का आधार कुछ ना कुछ तर्क, इससे सहमत हूं, तर्क के आधार पर कुछ प्रमाण जब तक नहीं होंगे तब तक जो, अब जैसे हम कहते हैं, आज एक थोड़ी सी बात कह के वाणी विराम कर रहा हूं, वेद ने एक मंत्र कह करके मतलब जो है समाप्त कर दी सारी, यथेमाम वाचम कल्याणी जन राजानाभ्याम जनेभ्याम शूद्राय च आर्याय च, मतलब चारों वर्णों को वेद पढ़ने का अधिकार है। तो कहां पर हमारी ये बात रहेगी कि हम श्रेष्ठ हैं या हम वो हैं या हम वो हैं? तो ये श्रेष्ठता ना, चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुणकर्म विभागशः, जाति पूछने का मतलब ही क्या होता है? इन सारी चीजों का आधार, हाँ आचरण से जुड़े हुए, मेरा व्यवहार आपको पसंद नहीं है, आप उस पर टोकिए, रोकिए, आप भाई मैं आपके व्यवहार से खुश नहीं हूं और आप जो है मेरे से अलग रहिए, मैं आपसे अलग हो जाता हूं, मैं असहमत हूं। तो इन चीजों का भी वैचारिक द्वंद्व जो है वो समाज में खड़ा है, उसका राजनीतिक लाभ उठाती है, आपने स्पष्ट कर दिया, धन्यवाद। जी, बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न उत्तर हो तो प्रश्न उत्तर लास्ट में कर लेंगे, पहले सब अपनी बात रख देंगे। बताइए, किसी को कोई बात? चलिए मैं रख दूं पहले। जी बाबूजी, आप रख दीजिए। देखिए, पहले कोटेशन में एक शब्द
बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर की चर्चा नहीं हुई, और वो शब्द है कि भगवान भी समाज से ऊपर नहीं हो सकता है। का मतलब यह है कि समाज भगवान से ऊपर है। अब यह बात आम तौर पर 99% लोग मानने को नहीं तैयार होंगे। वे लोग मानेंगे कि भगवान सबसे ऊपर है। तो भाई, मेरे विचार से समाज से ऊपर कुछ है ही नहीं। तो इसलिए समाज को सबसे ऊपर मानना चाहिए। फिर आप लोग इस विषय पर, और आप लोग जब आगे चर्चा होगी, आप बताएंगे तो इस पर और चर्चा होगी। ये विषय कि भगवान ऊपर होगा कि समाज, ये विषय क्लियर करना पड़ेगा। दूसरी बात कि आचार्य जी ने एक बात कही कि शास्त्रार्थ से निष्कर्ष निकलेगा। शास्त्रार्थ और तर्क, इन दोनों में अंतर है। शास्त्रार्थ समान मान्यता के लोग के बीच में तो हो सकता है। शास्त्रार्थ का मतलब हुआ शास्त्र। जो लोग शास्त्र को मानते हैं उनके बीच तो शास्त्रार्थ हो सकता है, लेकिन जो शास्त्र को ही नहीं मानते हैं, ईश्वर को ही नहीं मानते हैं, शुद्ध नास्तिक हैं, या वे ईश्वर को न मान के खुदा को मानते हैं, वे शास्त्र को न मान के कुरान को मानते हैं, इस प्रकार के लोगों के साथ जब आप बैठेंगे तो वहां शास्त्रार्थ नहीं होता है, वहां फिर तर्क होता है। ये बात भी हम लोगों को, शास्त्रार्थ और तर्क, इस बात को समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर शास्त्रार्थ होगा तो शास्त्र के शब्दों की व्याख्या होगी उसमें, तो केवल ये एक बात। दूसरा मैंने आपके सामने रखा। तीसरा जो विषय था कि समाज सुधार, वर्तमान जो वातावरण है इसमें समाज सुधार का कार्य हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है ही नहीं। क्योंकि समाज गलत है। हर राजनेता, हर कोई भी हो, चाहे 100% राजनेता समाज को गलत बताते हैं, समाज की कमजोरियां गिनाते हैं, और धर्म क्या करता है? धर्म भी यही बात कहता है, हमारे अंदर ये कमजोरी है। धर्म तो कहता है हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। अब आप सोचिए कि डकैती हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, मिलावट हो रही है, जालसाजी हो रही है, हिंसा हो रही है, सब हो रहा है, और धर्म कहता है हम गलत हैं। यह जो धारणा बन गई कि हम गलत हैं,
और जो वास्तव में जो गलत है वो भी कहता है कि हम ही गलत है। वो अपने को गलत कहता ही नहीं है। ये जो समाज में जो दो तरह के लोग हो गए, एक ने ठेकेदारी बना ली है हमको गलत कहने की, और दूसरा हम ही को गलत कह रहा है बस। तो इससे देश का, दुनिया का हर आदमी गिल्टी कॉन्शियस महसूस कर रहा है। उसके अंदर आपराधिक भाव पैदा हो गया, हम गलत है। तो उसका परिणाम ये हो रहा है कि गलत को गलत हम कह ही नहीं पा रहे हैं, चाहे वो जितना भी गलत हो। लेकिन हम उसको कह नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर ये भाव पैदा हो गया कि हम गलत हैं, और उनके अंदर ये भाव पैदा हो गया कि आप गलत हैं। ये तो एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। अभी इस भाव को निकालना पड़ेगा। समाज सुधार हमारा आंतरिक विषय है, लेकिन जो समाज विरोधी तत्व हैं वे लोग हम ही को गलत बताते हैं। समाज सुधार करिए, एकदम मेरे हिसाब से वर्तमान समय में समाज सुधार की बात करना समाज के लिए घातक है। बढ़िया बढ़िया आदमी, बाबा रामदेव, अन्ना हजारे और सब लोग यही कहते हैं कि अच्छे लोग अगर संसद में जाएंगे सब ठीक हो जाएगा। आज भी अरविंद केजरीवाल ने भाषण दिया है, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। एकदम गलत है। राजनीति में जो आदमी जा रहा है, मेरा अपना अनुभव है कि जो अच्छा आदमी राजनीति में जा रहा है वो वहां से बुरा बन के निकल रहा है। सब तरह के सारे लंद फंद वहां राजनीति में सीख ले रहे हैं। संघ में जो लोग हैं उनका आप चरित्र देखिए, और संघ के जो लोग राजनीति में चले गए उनका आप देख लीजिए, दोनों में कितना अंतर हो जा रहा है। इसलिए इस विषय पर भी हम लोग को आराम से समझना पड़ेगा। फिर एक बात यह है, लोकतंत्र में लोकहित का कोई महत्व नहीं है। लोकतंत्र में लोकप्रियता का महत्व है। लोकप्रियता जो होती है वह हर व्यक्ति को तात्कालिक लाभ देती है, समाज को नुकसान करती है। लोकप्रियता, लोकहित तात्कालिक रूप से तो आपको नुकसान करता हो, लेकिन सामाजिक दृष्टि से बहुत फायदा है। उससे दीर्घकालिक लाभ होता है। लोकप्रिय और लोकहित में अगर मैंने बचपन से अपने को ईमानदार घोषित कर दिया होता, चरित्रवान घोषित कर दिया होता कि मैं बहुत चरित्रवान हूं, तो मैं लोगों के अंदर अविश्वसनीय हो जाता। सबसे मुझे ऐसा लगता है कि सफलता का राज
कि मैंने बचपन से ही कह दिया कि मैं 2 नंबर का आदमी हूं। आज मेरे विचार से नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि वे अपने को 1 नंबर घोषित कर रहे हैं। कहना ही नहीं चाहिए। उनको इस कथन से भी बचना चाहिए कि मैं कर रहा हूं। ये कथन भी अच्छा नहीं है। उनको कहना चाहिए कि मैं और मेरे साथी ऐसी नीतियां बना रहे हैं कि उसके परिणाम स्वरूप सब ठीक हो जाएगा। मतलब जो भी ठीक होना है वह नीतियों के माध्यम से होगा, मेरे करने से नहीं। 1 मिनट जरा सा रुक जाइएगा। चलिए तब तक कोई और बताइए कुछ। कोई और साथी अपनी बात रख सकते हैं। जय सिया राम भैया जी। जी बताइए। जो आज का विषय सभी लोगों ने बताया उससे एक बात तो बिल्कुल समझ में आ गई कि समाज सर्वोपरि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मुद्दे की बात बाबा ने यही कि भगवान की गिनती हम किस में करें और भगवान है कौन। इसमें धर्म जो है वो व्यक्ति को नैतिक रूप से सक्षम बनाने के लिए कार्य करता है। व्यक्ति लोक हित को सर्वोपरि रखे, इसके लिए ही धर्म काम करता है। और जो धर्म प्रचार के लिए हमारे समाज से अलग हो जाते हैं, एकांकी जीवन व्यतीत करते हैं, वो समाज पर अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं कि समाज में कौन सी ऐसी रूढ़ी है, कौन सा ऐसा नियम है जो रूढ़ी बन गई है और समाज के लिए हितकारी नहीं है। उसको हटाने का काम, जबकि समाज उसके प्रति धर्म मतलब बिल्कुल अंधा होता है उसको फॉलो करने के लिए, क्योंकि रूढ़ी है। हमारे दादा परदादा सभी लोग ऐसा करते हैं, हम भी ऐसे ही करेंगे। जब एक व्यक्ति खड़ा होकर के उसका प्रतिवाद करके और लोक का हित करता है, समाज का जब हित करता है, समाज को विश्वास दिला देता है कि हम तुम्हारे साथ अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए समर्पित हैं, तब वो व्यक्ति भगवान बनता है। जैसे कृष्ण, इंद्र की पूजा होती थी लेकिन उन्होंने गोवर्धन की करवाई और समाज में विश्वास जागृत किया। विश्वास जागृत किया तो वो भगवान बने। इसी प्रकार से राम ने जो समाज के वंचित, वनवासी या अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति था, उसको एकत्रित कर उनके साथ संवाद स्थापित किया तो लोगों का विश्वास जगा और उनमें विश्वास हुआ। तो उस समय जो प्रचलित धारणाएं थी, जो गलत रिवाज थे, उनको बहुत सारों को तोड़ा और जाकर के वो भगवान बने। क्योंकि रावण तो ये कहता था कि हमने काल को भी अपनी पार्टी से बांध लिया, तो उसका समन कैसे किया जाए, ये इसमें दुष्ट प्रवृत्ति। अब प्रवृत्ति एक दिन में तो बनती नहीं है। जब व्यक्ति बराबर किसी काम को बार बार करता है और समाज या समाज में जो नेतृत्व करते हैं, ज्यादातर नेतृत्व करने वाले की ही प्रवृत्तियां दूषित होती हैं और उसी से, क्योंकि उनका ही नियंत्रण समाज पर होता है, जब उनकी प्रवृत्तियां दूषित होती हैं तो उन्हें रोके कौन? उनके जो बराबर का अधिकार रखता होगा समाज में, या जो हमारे धर्म गुरु हैं जो केवल और केवल समाज के हित के लिए काम करते हैं,
वो आगे आएंगे और समाज को बताएंगे, तो उसको फॉलो करने वाले, जिन पर वो नियंत्रण रख रहा है अर्थात जिनका वो नेतृत्व कर रहा है, वो उसके खिलाफ जब उससे प्रश्न करेंगे कि ये ऐसा क्यों, जब तक हमारे नेतृत्व करने वाले हैं उनसे सीधे सीधे संवाद में जनमानस क्यों का प्रश्न नहीं करेगा, ऐसा क्यों किया, इसका जिम्मेवार कौन है, दायित्व तो किसका था, जी गलती किससे हुई है, जब तक हम गलती का किसी ना किसी को उत्तरदायी नहीं बनाएंगे, तब तक दुष्ट प्रवृत्ति रखने वाले लोगों पर नियंत्रण नहीं होगा और समाज में कोई भी सुधार आना संभव नहीं है। अब वर्तमान में जो निर्णय लिए जाते हैं वो कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो तात्कालिक अपना प्रभाव दिखाते हैं अर्थात उनका परिणाम जल्दी मिलता है। कुछ निर्णय हमें कड़वे या कठोर कदम हमें वर्तमान में इसलिए उठाने पड़ते हैं जिससे भविष्य में हमें जो आने वाली समस्या है उससे ना जूझना पड़े, यही लोकहित है। और जनता इस बात को अर्थात जो भोले भाले लोग हैं, जो विचारक नहीं है, वो इस बात तक पहुंच ही नहीं पाते हैं अर्थात वो अपने भविष्य को देख ही नहीं पाते कि हमें भविष्य की या हमारे आने वाली पीढ़ी को भविष्य में किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, जिसका इंतजाम हम अभी से करके रखें। जब जनमानस नहीं सोच पाता है तो हमारे विचारकों का और जनमानस का अर्थात लोक का नेतृत्व करने वाले लोगों का ये दायित्व बनता है कि वो उस विचार को समाज तक अर्थात जो लोग विचारशील नहीं है, विचारक नहीं है, उन तक पहुंचाए कि भाई ये निर्णय दीर्घ काल में हमें ऐसा परिणाम देगा। जब तक उनको परिणाम नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि व्यक्ति कुछ ना कुछ लक्ष्य बना करके लक्ष्य कोई भी निर्णय लेते हैं, जब हम लक्ष्य को सामने रख देते हैं तो व्यक्ति फिर उस पर विचार करता है कि हाँ ये निर्णय इस वजह से ठीक है। जब तक हम लक्ष्य नहीं रखेंगे और अपने लोगों को अर्थात जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के सामने हम अपने लक्ष्य को बता करके अपने निर्णय नहीं लेंगे, तब तक समाज को पता नहीं है, क्योंकि वो विचारक नहीं है। समाज जो विचारवान लोग हैं, विचारक हैं, तो विचारकों का ये दायित्व बनता है कि वो अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और लक्ष्य को निर्धारित करके समाज के सामने नीतियां बनाएं। भले ही वो वर्तमान में थोड़ी कड़वी लगे या हमारे जीवन को थोड़ा जीने में कठिन बनाएं या हमें कुछ कष्ट दें, लेकिन भविष्य जब हम लक्ष्य को दिखाएंगे तो भविष्य के लिए लोग उन कठिनाइयों को भी झेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे कि भी स्वतंत्रता के समय जो क्रांतिकारी थे उन्होंने या गांधी जी ने जो लड़ाई लड़ी या और भी 57 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें लोगों ने इसलिए समर्थन किया क्योंकि उनको दिखाया गया था कि भविष्य में हमें गुलामी से निजात मिल जाएगा, लक्ष्य हमारा गुलामी से स्वतंत्र होना है, गुलामी से मुक्ति पाना है। तो लोगों ने समर्थन किया, भले ही उसके लिए उन्हें अपने प्राणों का उत्सर्ग क्यों नहीं करना पड़ा। यहाँ तक लोग तो बहुत ही भावुक होता है और वो अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए अपने नेता के साथ खड़ा रहता है। ये तो आज की समय में कमी यही आ रही है और गलत धारणाएं इसलिए प्रचारित हो रही हैं कि लोक के सामने ना तो लक्ष्य रखा जाता है और ना ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतियां उनके सामने रखी जाती हैं कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये नीतियां हैं। तो ये अब आता है अपराध की अनिवार्यता शर्त। तो अपराध तो जिसमें बल होता है, जिसमें शक्ति होती है, वो निश्चित रूप से जिसके अंदर बुद्धि बल होता है वो बुद्धि के हिसाब से अपराध करता है, धोखाधड़ी करता है, क्योंकि ये तो बुद्धि का ही काम है। जब तक व्यक्ति को भाषा पर नियंत्रण नहीं होगा वो धोखाधड़ी नहीं कर सकता है, वो किसी से झूठ नहीं बोल सकता है, और जिस पर भाषा पर नियंत्रण नहीं होता है उसका झूठ पकड़ा जाता है और वो शोषण भी नहीं कर पाता है, क्योंकि शोषण करने के लिए भाषा पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है।
तो भाषा इसमें किसी भी अपराध को करने में भाषा सबसे बड़ी चीज है। जो भाषा का अच्छा जानकार है, क्योंकि नेता भाषा के अच्छे जानकार होते हैं जहां तक मेरा मानना है, तो वो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे लोग या जनता उनकी बातों में आ जाती है, उसको सच मान लेती है, उस पर काम नहीं करती है, तर्क नहीं करती है, किसी भी नेतृत्व करने वाले से कैसे का और क्यों का प्रश्न नहीं उठाती है। इसलिए व्यक्ति शोषित होता है, व्यक्तियों का समाज का शोषण होता है, और अपराध करने में और अपराध करके बचने में भी वो कामयाब हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का शोषण हो, चाहे सामाजिक शोषण हो, आर्थिक शोषण हो या राजनीतिक शोषण हो, ये सभी के अंदर हमारे चूंकि लक्ष्य को निर्धारित न करके नियम बनते हैं, इसलिए समाज का भी शोषण होता है। अगर टैक्स के नियम लक्ष्य को बना करके नहीं लिए जाते हैं तो क्यों प्रश्न करेगा कोई, जब पता ही नहीं है, लोग जनमानस को पता नहीं है कि ये कौन सा नियम बना है, किसके लिए बना है, कैसे बना है, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, तो प्रश्न उठाने का सवाल ही नहीं है। और जब प्रश्न नहीं उठाए जाएंगे तो जो हमारे आज के शीर्ष पर बैठे हुए, चाहे धर्मगुरु हों, चाहे सामाजिक नेता हों, समाज का नेतृत्व करने वाले हों, चाहे अर्थशास्त्री हों या हमारे राजनीति में प्रभाव रखने वाले लोग हों, वो सभी के सभी शोषण का काम करते रहेंगे और जनमानस का शोषण होता रहेगा। सबसे यही निवेदन है कि सबसे पहले हमें काम इस पर करना चाहिए, जो समाज में दुष्प्रवृत्ति रखने वाले लोग हैं तो उनको नियंत्रण में हम केवल और केवल एक ही प्रकार से रख सकते हैं कि सबसे पहले उनके सामने प्रश्न यही करें कि आप जो काम कर रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है, आपने क्या लक्ष्य निर्धारित किया, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने क्या नीतियां बनाई हैं, वो हमारे सामने रखी जाए। उसके बाद उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसाधन हैं तो कितने हैं और कहां से जुटाए जाएंगे, लेकिन ये केवल विचारकों के बीच में ही बात होगी। अब विचारक ही ज्यादातर समाज का, अब ये बात मायने रखती है कि उनकी नीयत कैसी है, क्योंकि अगर नीयत ठीक नहीं है तो फिर कोई उपाय नहीं है। नीयत ठीक रखने वाले लोग विचारक होते हैं, जहां तक मेरा मानना है, तो उनको हमारे नेतृत्व करने वाले लोगों से सवाल करना चाहिए। अगर राजनीति में ऐसे प्रश्न उठेंगे, विचारक करेंगे राजनीतिज्ञों से, हमारे नेतृत्व राजनीति के समाज का नेतृत्व करने वाले लोगों से, तो निश्चित रूप से दुष्ट प्रवृत्ति रखने वाले दुष्ट आत्माओं पर नियंत्रण होगा और हमारे समाज को बहुत कुछ दिशा सही मिलेगी और हमारा जीवन स्तर भी आज की अपेक्षा बेहतर होगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय सिया राम। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। जी भैया, सभी को प्रणाम। मैं थोड़ा सा ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि अभी तक मैंने बहुत मतलब लंबे समय तक अभी तो यही समझा कि समाज में बहुत बुराइयां हैं, जैसे जाति व्यवस्था, प्रथा, ये दहेज प्रथा, विधवा विवाह और जाति के आधार पर बुराई कि ये ऐसे करते हैं, ब्राह्मण ऐसे किए, राजपूत ऐसे किए, अंग्रेज ऐसे किए। समाज में तरह तरह की बुराइयां व्याप्त है। समाज के संबंध में सिर्फ विरोधी बात ही लंबे समय तक मतलब पढ़ाया गया, पुस्तक में क्या बताया गया। अभी मैं जब से मुनि जी से जुड़ा हूँ, मुनि जी ही के समय से, सानिध्य में रहने से सिर्फ एक स्थान मेरे को ऐसा मिला जिसमें एक कहा गया समाज धर्म से ऊपर है, समाज जाति से ऊपर है, समाज के अंतर्गत जाति है, राष्ट्र से ऊपर है और समाज
संविधान से भी ऊपर है, संविधान को भी ठीक करने वाला है। लेकिन अगर इस ग्रुप से हट कर कहीं पूछा जाए तो जो भी पार्टियां हैं, सब पार्टियां यही बोलती हैं कि हम देश को सुधारेंगे, हम समाज को सुधारेंगे, हम गांव को सुधारेंगे, हम परिवार को सुधारेंगे। जातीयता मीटिंग में बैठिए तो जातीयता वाले बोलेंगे हमारी जाति ही सब कुछ ठीक कर सकती है, सारे दुख दूर हो जाएंगे, ऐसा काम बनेगा, वैसे बनेगा, हम ठीक हो जाएंगे। धार्मिक मामले में बैठिए, जिस भी पूजा पाठ है, जिस भी धर्म के मामले में बैठिए, तो पूरा खिंचाव वो अपनी ओर लाते हैं कि इस धर्म से जुड़ जाइए, ऐसे कर्म कांड कीजिए तो देश सुधर जाएगा, समाज सुधर जाएगा, गांव सुधर जाएगा, परिवार सुधर जाएगा, बुजुर्ग का भला होने लगेगा, बच्चे का भला होने लगेगा। मतलब सब लोग अपनी तारीफ किया करते हैं। अब हम लोग किनकी तारीफ है, किनका महत्व सुन रहे हैं? अब समाज का महत्व सुन रहे हैं कि समाज ही श्रेष्ठ है, समाज को ठीक करना चाहिए। तो इसको भी थोड़ा सा स्पष्ट किया जाए कि अभी तक जो पुस्तक के माध्यम से या राजनीतिक दलों के माध्यम से या धर्म गुरुओं के माध्यम से जो समाज की केवल बुराइयां बताई गई कि समाज में दहेज प्रथा है, चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है, यहाँ इस समाज का पहनावा अच्छा नहीं है, इस समाज का बोली अच्छा नहीं है, यहाँ का खान पान अच्छा नहीं है, तो इतने लंबे समय तक जो समाज को सिर्फ गलत साबित किए और अभी मुनि जी के सानिध्य में समाज को सर्वश्रेष्ठ साबित किया जा रहा है, तो इतना जल्दी हम सबों की बुद्धि कैसे स्वीकार करेगी या करेगी भी, कर भी रही है। लेकिन मुझे लगता है कि लंबे समय में ही लोगों के दिमाग में ये बात बैठेगा कि समाज सर्वश्रेष्ठ है, समाज ही मुख्य है, समाज भगवान से ऊपर है। इसको थोड़ा सा और स्पष्ट यदि हो सके तो करें। बस मैं इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो ये भाई किसी को कुछ कहना है? विजय जी भाई साहब। भैया जी, राजेश जी का थोड़ा सा जवाब दे देता हूँ। जी जी जी। भगवान समाज से ऊपर है, भगवान और ईश्वर में अंतर है। भगवान हमारे बीच में भविष्य दृष्टा होता है कि भविष्य में हमें इन इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, ये चीजें गलत हैं। हमारे समाज में व्याप्त रूढ़ियों को, जो गलत रूढ़ियां बन गई हैं, गलत प्रवृत्ति हो गई है लोगों की, उनमें सुधार का तरीका और सुधार के लिए वृहद प्रयत्न करने वाले व्यक्ति को हम भगवान कहते हैं। और ईश्वर वो अजन्मा है, उसकी एक चिंगारी सभी व्यक्तियों के अंदर है। बिन पग चले करे कर बिन करे करम बिन नाना, तो बाणी बिन बक्ता बड़ जोगी। ये इस प्रकार की जो चीज है वो है ईश्वर। ईश्वर एक अलग चीज है और भगवान, लेकिन वो अपने अपनी बुद्धि का कुछ सामान्य लोगों से अधिक उपयोग करके समाज हित में, लोक हित में काम करता है, इसलिए उसे भगवान कहते हैं। इसलिए वो समाज, धर्म और राष्ट्र सबसे ऊपर होता है। ये मुझे जहां तक समझ में आई भैया जी, मेरा मत, मेरी मान्यता ये है।
ठीक है। विपुल जी कल का विषय बताएंगे? मेरा एक प्रश्न है। हेलो। जी भाई साहब बोलिए। कि अगर कोई व्यक्ति जो है या कोई परिवार है, कोई परिवार जो है किसी व्यक्ति को गुणात्मक दृष्टिकोण से अगर वो उसको प्रवीण समझता है और वो परिवार जो है उनसे कोई भी कर्मकांड जो है कराना चाहता है और करा करके वो उससे संतुष्ट है, तो कर्म कांड कराने वाला भी संतुष्ट है और कर्म कांड जो उनके यहाँ कर रहा है वो भी संतुष्ट है, दोनों सहमत और संतुष्ट हैं। तो इसमें क्या व्यवधान है कि कोई इसको वर्ग जो है वो उनको डिस्टर्ब करे या उनको प्रताड़ित करे? ये हमारे बात समझ में नहीं आया। ठीक है। विपुल जी कल का विषय बता दीजिए। हाँ मैंने भेजा है कोटेशन। हाँ, कल का जो कोटेशन है वो है 5450, 5500, 5503, 5580 और 5783। ठीक, विजय जी समाप्त किया जाए। जी समाप्त कर सकते हैं। किसी साथी का कोई प्रश्न तो नहीं है? जी मेरा एक प्रश्न है। अ, अ, जी जी है। समाज में दुष्ट प्रवृत्तियों को कैसे नियंत्रित किया जाए, मतलब? समाज में दुष्ट प्रवृत्तियों को कैसे नियंत्रित किया जाए? हम्म, तो देखिए, 2 लोग 100 लोगों पर भारी पड़ जाते हैं क्योंकि 2 लोग एकजुट हैं, 100 लोग एकजुट नहीं है। तो सबसे पहले तो सामाजिक एकजुटता होनी चाहिए, दूसरा राज्य की नीतियां सही होना चाहिए, तीसरा राज्य के ऊपर से असामाजिक कार्यों को समाप्त करने का दबाव खत्म होना चाहिए, केवल आपराधिक कार्य रहें। उसके बाद जो है नेक्स्ट है कि अपराध की जो प्रक्रिया हो वो बहुत लंबी ना हो, दंड कठोर होने चाहिए। अपने आप जो है अपराधी नियंत्रण में हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, कोई एक एंगल नहीं है इसका। ठीक बात। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि समाज सशक्तिकरण, समाज एकजुट नहीं होगा तो अपराधी जो है उसको वर्चस्व बनाए रखेंगे, दबा के रखेंगे। मैं एक बात कहना चाहूंगा ज्ञानेंद्र जी। जी जी, आचार्य जी ने जो प्रश्न पूछे, देखिए उन सब पर तो हमारी चर्चा वहां पर भी हुई, मेरी देहरादून में भी, और वो लोग कुछ स्पष्ट उत्तर दे नहीं पाए। और देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो परिभाषाएं वो देते हैं वो ठीक है, लेकिन जब आप संवैधानिक व्यवस्था में बात करते हैं तो उन सब परिभाषाओं को आप लागू नहीं कर सकते हैं। हम विश्व स्तर पर और समाज स्तर पर जब बात करते हैं, भारत के लोगों की बात करते हैं, तो चाहे आप कितने ही अच्छे शास्त्र और कितने ही विद्वान हो, वहां पर वो सारी बातें खोखली सिद्ध होती हैं, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था में हमारी ये मजबूरी है कि हमें 140 करोड़ लोगों को लेकर चलना है। वहां पर जब कानून बनेगा, संविधान बनेगा, तो वो धार्मिक व्यवस्था या धार्मिक चर्चा या किसी आचार्य के अनुसार नहीं बन सकता है। जब आचार्य हनुमत प्रसाद जी भी जुड़े थे, तो एक समस्या मैंने यह देखी, उसके अगले दिन मेरी मुनि जी से बात हुई, और फिर हमारी चर्चा में ये बात आई कि उन्होंने भी वही बात कही जो आचार्य कहते हैं, साधु संत कहते हैं कि व्यक्ति सुधर जाए तो सब सुधर जाए। तो व्यक्ति ही सुधर जाए तो फिर हम लोगों की चर्चा का महत्व क्या रह जाता है? हम ये कह रहे हैं वो जो कर रहे हैं वह भी ठीक है, वह भी अच्छा है, उसको नहीं कह रहे हैं, एक साइड वो भी करते रहें, लेकिन ये कहें कि व्यक्ति को सुधार कर सब कुछ हो सकता है, तो फिर व्यवस्था सुधार का कोई परिणाम नहीं रह जाता है। इसीलिए हम एक अलग जो है समाधान पर बात कर रहे हैं। और विश्व व्यवस्था में तो आपको मानना ही पड़ेगा, आप मानिए चाहे ना मानिए, कि समाज विश्व के लोगों को ही कहा जाएगा, क्योंकि हम एक संवैधानिक व्यवस्था में है, राजतंत्र में स्थापित नहीं है। हो सकता है कि राजतंत्र में आपकी बातें ठीक हों, लेकिन लोकतंत्र में लोक की सर्वोच्चता है और वहां सबकी सहमति, जो नास्तिक है उसको भी आपको मानना पड़ेगा, उसकी भी चर्चा लेनी पड़ेगी। जी धन्यवाद। बहुत सही, यही वास्तविकता है सर। आप सभी का बहुत बहुत आभार।
कल फिर नए विषय के साथ